हेलो, वेलकम वंस अगेन। तो आज की क्लास में हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मियोसिस स्टार्ट करने वाले हैं। वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो सकती है कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है अगर हम कंपेयर करें माइटोसिस से। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक दैट इज मियोसिस। तो सबसे पहले मियोसिस के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि मियोसिस की अगर हम बात कर रहे हैं तो इट इज अ काइंड ऑफ रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, कैसा डिवीजन है? रिडक्शनल डिवीजन है, यानी कि अगर क्रोमोसोम का नंबर 2 है तो वो 1 हो जाएगा, यानी कि हाफ हो जाएगा। 4 है तो 2 हो जाएगा, 6 है तो 3 हो जाएगा, जो नया सेल प्रोड्यूस होगा उसके अंदर। ठीक है, इसलिए हम इसको रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं। और खास बात क्या है कि जो सिंगल सेल में अगर मियोसिस हो रहा है सिंगल सेल में, तो उससे कितने सेल नए प्रोड्यूस होने वाले हैं? 4 सेल्स। ठीक है, कितने? 4 नए सेल्स वहां पर बनने वाले हैं मियोसिस। खास बात क्या है कि जो सेक्स सेल्स होते हैं हमारे, जिनको हम गैमीट्स भी बोल देते हैं, तो गैमीट्स के फॉर्मेशन के दौरान ही हमें मियोसिस देखने के लिए मिलता है। क्यों? इसको जान लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये मेंटेन करता है प्लॉइडी को। ठीक है, इट मेंटेन्स द प्लॉइडी। ठीक है, इसको मेंटेन करता है, प्लॉइडी को मेंटेन कर दीजिए। मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड है, ठीक है, और आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट क्या बनने वाला है? जाइगोट बनने वाला है। तो अगर जाइगोट भी आपका डिप्लॉयड बनना है, जाइगोट को डिप्लॉयड बनना है, तो जरूरी है कि ये वाली कंडीशन हैप्लॉयड बने। ठीक है, ये वाली कंडीशन कैसी बने? हैप्लॉयड बने। तो इसको डिप्लॉयड से हैप्लॉयड बनाता है आपका कौन सा डिवीजन? दैट इज मियोटिक डिवीजन। ठीक है, डिवीजन की कैटेगरी को हम क्या बोल देते हैं? मियोटिक डिवीजन। दोनों ही चीजें एक है। क्या बोलते हैं इसको? मियोटिक डिवीजन या मियोसिस। ठीक है, चलिए तो प्लॉइडी की बात करें, डिप्लॉयड सेल में ही होगा हमेशा, क्योंकि 2n से कंडीशन कैसी हो जाएगी? n हो जाएगी, जिससे कि n और n का फ्यूजन होने के बाद 2n कंडीशन रिटेन हो सके। ठीक है, 2n कंडीशन क्या हो जाए? रिटेन हो जाए। तो दीज आर द बेसिक्स ऑफ मियोसिस। आगे बढ़ते हैं तो डायग्राम की मदद से जानेंगे मियोसिस को थोड़ा सा। ठीक है, ये बहुत सारे डायग्राम है हमारे यहाँ पर। मियोसिस का डायग्राम देखिए आप। ठीक है, चलिए इस डायग्राम में आप क्या देख पा रहे हैं? इस डायग्राम में हम देख पा रहे हैं कि सिंगल सेल है। ठीक है, और उससे कितने सेल बन रहे हैं? 1, 2, 3 और 4। खास बात, यहाँ पर कितने क्रोमोसोम है? 4 क्रोमोसोम है। और जो नए सेल बन रहे हैं उसमें कितने देख रहे हैं आप? 2, 2, 2 और 2। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि मियोसिस आपका 2 फेज में हो रहा है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। ठीक है, कितने फेजेस में हो रहा है? मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। ठीक है, तो मियोसिस occurs in 2 phases, that is meiosis 1 and meiosis 2। ठीक है, फेजेस की बात करें तो यहाँ पर वही प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टेलोफेज 1। ठीक है, और अगर हम बात करें मियोसिस 2 की, तो यहाँ पर प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टेलोफेज सेकंड। और जब मियोसिस 1 से मियोसिस 2 में ट्रांजिशन हो रहा होता है सेल का, तो उस फेज को हम क्या बोल देते हैं? इंटरकाइनेसिस। ठीक है, दैट फेज इज नोन एज इंटरकाइनेसिस। वो जो हमारा मियोसिस 1 से मियोसिस 2 में ट्रांजिशन हो रहा है, उस फेज को हम क्या बोलने वाले हैं? इंटरकाइनेसिस बोलने वाले हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं मियोसिस 1 में। और सबसे पहले बात करते हैं हम प्रोफेज 1 की। ये सबसे लेंदी फेज है। ठीक है, कैसा फेज है? लेंदी फेज है, सबसे ज्यादा टाइम लेता है। क्यों? क्योंकि इसके फिर से 5 सब फेजेस हैं, जिनके बारे में आज हम जानेंगे। 5 सब फेजेस के बारे में। सबसे पहला फेज आता है हमारा लेप्टोटीन, दूसरा आता है जाइगोटीन, तीसरा आता है पेकाइटीन, पेकाइटीन को फॉलो करता है डिप्लोटीन, एंड डिप्लोटीन इज फॉलोड बाय डायाकाइनेसिस।
और इसके बाद डायकाइनेसिस के बाद आ जाएगा आपका मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 को फॉलो करेगा एनाफेज 1। एनाफेज 1 को फॉलो करेगा टीलोफेज 1। टीलोफेज 1 हो जाने के बाद आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो सिंगल सेल होगा उससे पहले 2 सेल बन जाएंगे। कितने सेल बन जाएंगे? 2 सेल बन जाएंगे। ठीक है, फिर इन दोनों सेल्स में मियोसिस सेकंड होगा और इन दोनों से फिर से 2-2 सेल्स हमारे प्रोड्यूस होने वाले हैं। ठीक है, इन दोनों से फिर से हमारे 2-2 सेल्स का प्रोडक्शन होने वाला है। तो टीलोफेज को फॉलो करेगा इंटरकाइनेसिस। बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, ये छोटा सा फेज होता है, अभी जान लेंगे इसके बारे में। और इंटरकाइनेसिस के बाद आ जाएगा आपका प्रोफेज सेकंड, जिसको फॉलो करेगा आपका मेटाफेज सेकंड। मेटाफेज को फॉलो करेगा एनाफेज सेकंड और एनाफेज को फॉलो करेगा टीलोफेज सेकंड। और फाइनली एक से कितने सेल बन जाएंगे? 4 सेल आपके बन जाएंगे मियोसिस में। ठीक है, चलिए तो क्लास शुरू करते हैं। मियोसिस के बारे में सबसे पहला फेज उठा रहे हैं, दैट इज प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 लेंथिएस्ट फेज है और इसका सबसे पहला फेज कौन सा है? लैप्टोटीन। ठीक है, प्रोफेज 1 का सबसे पहला फेज कौन सा है? लैप्टोटीन। ठीक है, डायग्राम से देखेंगे, ये देखिए। ठीक है, एक छोटी सी बेसिक सी बात बता देता हूं कि अब की बार क्या होने वाला है, थोड़ा सा समझा देता हूं एक साइड कॉर्नर से। ठीक है, स्पेशल बॉक्स की मदद से इसको हम समझेंगे। इस बॉक्स में जो भी मैं बता रहा हूं उसको समझेंगे हम लोग। ठीक है, कि मियोसिस में क्या होता है, 2 फेजेस हो रहे हैं मेरे, मियोसिस 1 और मियोसिस सेकंड। जैसा माइटोसिस में मैंने देखा था कि जो क्रोमोसोम था उसका क्रोमेटिड पार्ट अलग हो जाता है और मूव हो जाता है। ठीक है, अब की बार क्या होगा? अब की बार क्या होगा? अब की बार क्या होने वाला है कि मियोसिस 1 में सेपरेशन ऑफ, ये सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम, पूरा क्रोमोसोम का ही सेपरेशन हो जाए और मियोसिस 2 में उस क्रोमोसोम के क्रोमैटिड्स का सेपरेशन हो जाए। ठीक है, यहां पर मान लीजिए 2 क्रोमोसोम एक साथ अलाइन हो रखे हैं तो दोनों ही अलग अलग मूव हो जाएं और फिर से जब ये दोनों अलग अलग आ गए हैं तो इनके क्रोमैटिड्स अलग अलग मूव हो जाए। ठीक है, इनके जो क्रोमैटिड्स हैं वो अलग अलग मूव हो जाए हमारे। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं लैप्टोटीन की। तो इस फेज में क्या होता है? प्रोफेज का पहला फेज है ना, तो इसमें क्या होना शुरू हो जाता है? क्रोमोसोम्स विजिबल होना शुरू हो जाते हैं। क्रोमोसोम्स गॉट विजिबल। ठीक है, क्रोमोसोम्स कैसा होना शुरू हो जाएगा? आपको दिखना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रोमोसोम्स दिख रहे हैं और सेंट्रियोल्स जो डिवाइड हुए थे आपके इंटरफेज में, इसमें भी इंटरफेज होगा। प्रोफेज जो आपका मियोसिस 1 शुरू हुआ है उसमें जो प्रोफेज शुरू हुआ है उससे पहले सेल इंटरफेज में जाएगा, है ना, बिना इंटरफेज के थोड़ी आगे बढ़ जाएगा वो। तो इंटरफेज में जो सेंट्रियोल्स का फॉर्मेशन हो गया था वो स्टार्ट कर देते हैं मूव करना अपोजिट पोल्स पे। ठीक है, स्टार्ट्स मूविंग, centrioles starts moving to opposite poles। ठीक है, सेंट्रियोल्स जो है अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना शुरू हो जाते हैं और आप क्या देख पा रहे हैं इसमें कि क्रोमोसोम्स आपको विजिबल हैं इन द फेज ऑफ लैप्टोटीन। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट लैप्टोटीन। बहुत ज्यादा लेंथी फेज नहीं है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपकी थोड़ी थोड़ी डिसअपियर होना शुरू हो जाती है, थोड़ी थोड़ी, बहुत ज्यादा नहीं। और आपका न्यूक्लियोलस वगैरह भी बहुत लिमिटेड अमाउंट में शुरुआत हो जाती है डिसअपियरेंस की। ठीक है, इसको फॉलो करता है आपका दूसरा फेज, दैट इज जाइगोटीन। ठीक है, कौन फॉलो कर रहा है इसको? जाइगोटीन फॉलो कर रहा है। अब जाइगोटीन में हम देखेंगे कि क्या चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं हमको जाइगोटीन में। चलिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जाइगोटीन को कि जो मैंने बताया था सेंट्रियोल्स तो स्टार्ट कर दिए हैं मूव करना। उसके बाद खास बात यहाँ पर क्या है कि क्रोमोसोम में जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, कैसे क्रोमोसोम्स होते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम्स स्टार्ट्स पेयरिंग, यानी कि ऐसे क्रोमोसोम्स जो साइज, शेप और स्ट्रक्चर एंड
पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर में सेम होते हैं, वो एक साथ अलाइन हो जाते हैं और उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि व्हाट आर होमोलोगस क्रोमोसोम्स, तो आप बता सकते हैं कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर दोज क्रोमोसोम्स व्हिच आर सिमिलर इन साइज, शेप, स्ट्रक्चर एंड पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। ठीक है, इन सब चीजों में सिमिलर रहते हैं। ठीक है, चलिए अब आप क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर कि होमोलोगस क्रोमोसोम, मान लीजिए मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ एक डायग्राम की मदद से। मान लीजिए ये सेल है, ठीक है, ये हमारा एक सेल है। इसके अंदर क्या होगा कि जो क्रोमोसोम साइज और शेप में एक दूसरे के सिमिलर होंगे वो एक साथ जोड़ा बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है, क्या बनाना शुरू कर देंगे, जोड़ा बनाना शुरू कर देंगे, एक साथ आना शुरू कर देंगे पेयर में। ठीक है, पेयर में। और ऐसे क्रोमोसोम्स को हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। और दोनों का अटैचमेंट हो जाएगा और एक स्पेशल कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसको हम क्या बोल रहे हैं, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। तो जाइगोटीन में आप एक स्पेशल चीज को देख रहे हैं कि साइनेप्सिस हो रहा है। क्या हो रहा है, साइनेप्सिस हो रहा है। साइनेप्सिस का मतलब होता है होमोलोगस क्रोमोसोम्स का साथ में अटैच हो जाना, बॉन्ड बना देना। और साइनेप्सिस करके जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है दैट इज नोन एज साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। उस कॉम्प्लेक्स को क्या बोल रहे हैं हम, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बोल दे रहे हैं। ठीक है, जो कौन सी स्टेज में हमें देखने के लिए मिल रहा है, जाइगोटीन में हमें देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, जाइगोटीन में आप क्या देख रहे हैं, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है। और इस समय जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसको आप क्या बोलते हैं, बाइवेलेंट। क्या बोलते हैं, बाइवेलेंट बोल देते हैं या फिर टेट्राड बोल देते हैं। बाइवेलेंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि दो क्रोमोसोम एक साथ आ गए हैं, है ना। बाइवेलेंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि दो क्रोमोसोम एक साथ आ गए हैं। और टेट्राड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसके अंदर 4 क्रोमैटिड्स हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या है, 4 क्रोमैटिड्स हैं, इसलिए हम इसको क्या बोल दे रहे हैं, टेट्राड बोल दे रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या है, 4 क्रोमैटिड्स हैं। ठीक है, 1 2 3 और 1 4। ठीक है, चलिए, तो these are the changes that occur in the zygote stage of the प्रोफेज 1 दैट इज जाइगोटीन। चलिए, जाइगोटीन को फॉलो करती है हमारी तीसरी स्टेज दैट इज पेकाइटीन। ठीक है, जाइगोटीन इज फॉलोड बाय द स्टेज पेकाइटीन। जाइगोटीन को कौन फॉलो कर रहा है, पेकाइटीन फॉलो कर रहा है। और इसमें क्या हो जाता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स क्रोमोसोम्स क्या करेंगे, ट्विस्ट हो जाएंगे। ठीक है, ट्विस्टेड स्पाइरली, क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे, स्पाइरली ट्विस्टेड हो जाएंगे। डायग्राम में देख सकते हैं पेकाइटीन। ठीक है, सारे डायग्राम्स अवेलेबल हैं और डायग्राम से आपकी स्टडी इजी हो जाती है। ये आपको पता ही होगा, अगर बायोलॉजी की बात कर रहे हैं आप तो डायग्राम की मदद से आपकी स्टडी कैसी हो जाती है, इजी हो जाती है। ठीक है, चलिए, तो आप पेकाइटीन में क्या देख पा रहे हैं कि साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स भी आपको दिख रहा है, सेंट्रोसोम भी दिख रहा है, सेंट्रियोज भी दिख रहा है, टेट्राड भी दिख रहा है और स्पाइरल अरेंजमेंट हो गया है। ठीक है, क्या हो गया, स्पाइरल अरेंजमेंट हो गया पेकाइटीन में। और यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज अकर हो रहा है दैट इज रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन एंड क्रॉसिंग ओवर। क्या हो रहा है यहाँ पर, रिकॉम्बिनेशन एंड क्रॉसिंग ओवर। अब रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर क्या होता है कि मान लीजिए दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे के साथ आ जाते हैं और उन्होंने कॉम्प्लेक्स बना रखा है जिसको आप क्या बोल रहे थे, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बोल रहे थे। तो इन दोनों के बीच में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है। और जेनेटिक मटेरियल के एक्सचेंज होने की वजह से आप क्या देख पाते हैं, वेरिएशंस, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे ज्यादा जरूरी है और आपको सरवाइव करने में मदद कर रहे हैं चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस में। क्या कि जो वेरिएशंस आ रहे हैं वो किसकी वजह से आ रहे हैं, क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन की वजह से। तो आप क्या देख पाते हैं कि जो नया पेयर यहाँ पर प्रोड्यूस होता है जब ये अलग हो जाता है तो इसमें थोड़ा सा पार्ट आपको किसका दिखेगा, जिसके साथ इसने कॉम्प्लेक्स बनाया था। और इसमें थोड़ा सा पार्ट आपको किसका दिखेगा, यहाँ पर जिसके साथ इसने कॉम्प्लेक्स बनाया था। तो जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो जाता है और इसी एक्सचेंज की वजह से आपको वेरिएशंस देखने के लिए मिलते हैं नए ऑर्गेनिज्म में। यानी कि आप बिल्कुल अपने मम्मी पापा की कॉपी नहीं है, आपके अंदर जो चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं दैट इज ड्यू टू दीज recombination and crossing over process which is occurring in the Pectine stage of the meiosis 1 of prophase 1।
ठीक है, तो ये मेजर इवेंट है इसका पेकाइटिन का। और इसी दौरान जो हमारे दूसरे इवेंट है जैसे न्यूक्लियोलस का रीअपियरेंस, वो सॉरी डिसअपियरेंस होना, या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसअपियर होना, ये सब भी धीरे धीरे स्लोली साथ चल रहा है इसमें, है ना। बट जो मेन इवेंट्स है हम उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है पेकाइटिन के बाद डिप्लोटीन, दैट इज फोर्थ स्टेज, डिप्लोटीन, जो किसको फॉलो कर रहा है, आपका पेकाइटिन को फॉलो कर रहा है। अब इसमें क्या होता है, जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना था आपका, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व्स, यहां पर आकर वो क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना था वो क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, और दोनों के दोनों अलग हो जाएंगे। बस कुछ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट रह जाएगा, और ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ही क्या कहलाता है, आपका कायस्मा। बहुत ज्यादा जरूरी है कायस्मा क्रॉसिंग ओवर के बाद होना, जिससे कि जेनेटिक मटेरियल का प्रॉपर एक्सचेंज हो पा जाता है। ठीक है, कायस्मा इज अ एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है, एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर है कायस्मा, जो फॉर्म हो रहा है आपका कैसे, जब डिसोल्यूशन हो रहा है, जब डिसोल्यूशन हो रहा है किसका, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन हो रहा है, तो आपका कायस्मा का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं, देखो यहाँ पर ये एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, और इसी एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे हैं, कायस्मा बोल रहे हैं, या कायस्मेटा भी बोल देते हैं। ठीक है, चलिए, डिप्लोटीन को फॉलो करती है आपकी फिफ्थ स्टेज, दैट इज लास्ट स्टेज, नोन एज डायाकाइनेसिस। क्या बोलते हैं इसको, डायाकाइनेसिस बोल रहे हैं। और डायाकाइनेसिस आते आते क्या हो जाता है, टर्मिनलाइजेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, टर्मिनलाइजेशन हो जाता है, यानी कि जो ये एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर यहाँ बना था, ये यहाँ पर पहुंच जाएगा, बिल्कुल टिप पर पहुंच जाएगा, और बिल्कुल अलग होने की कगार पर आ गया। अभी क्या आ गया, बिल्कुल अलग होने की कगार पर आ गया, कि अब इसको अलग होना है बस। ठीक है, तो डायाकाइनेसिस की बात करते हैं। डायग्राम में डायाकाइनेसिस कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, चलिए, देखो डायग्राम से आपकी स्टडी बहुत इजी हो जाती है, हाथों हाथ आप देखते रहते हैं कि क्या यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, चलिए, देखो टर्मिनल पे पहुंच गया है कायस्मा, पहले सेंटर पे था यहाँ पर, बिल्कुल सेंट्रोमियर के पास। अब आप क्या देख पा रहे हैं, टर्मिनल पे पहुंच गया है, और जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो फुल्ली कंडेंस्ड हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, फुल्ली कंडेंस्ड हो जाते हैं आपका डायकाइनेसिस आते आते, और फाइनल इवेंट्स हो जाते हैं, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स एंड न्यूक्लियोलस आल्सो गॉट डिसअपियर्स। ठीक है, न्यूक्लियोलस भी आपका डिसअपियर हो जाता है। तो दीज आर द चेंजेस दैट अकर इन द डायकाइनेसिस स्टेज। अब डायकाइनेसिस के बाद आपका शुरू हो जाएगा प्रोफेज वन के बाद मेटाफेज वन। अब मेटाफेज वन में देखो फिर से वही जो हमारा कॉपी करना है, माइटोसिस में क्या था, अलाइन हो जाते हैं सेंट्रल प्लेट पर, तो इसमें भी हमारा क्या हो जाएगा, अलाइनमेंट हो जाएगा सेंट्रल प्लेट पर। मेटाफेज वन में देख सकते हैं आप क्रोमोसोम्स का अलाइनमेंट हो जा रहा है। ठीक है, देखो मेटाफेज वन में क्या हो रहा है, आपका क्रोमोसोम्स का अलाइनमेंट हो गया, और क्रोमोसोम्स का अलाइनमेंट हो गया, साथ ही साथ आप क्या देख पा रहे हैं कि स्पिंडल फाइबर्स का यहाँ पर देखो अटैचमेंट हो गया। स्पिंडल फाइबर्स का क्या हो गया, अटैचमेंट हो गया विद द काइनेटोकोर ऑफ अ सिंगल क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम के काइनेटोकोर के साथ। ठीक है, जैसे पहला हमने देखा था कि एक क्रोमेटिड के काइनेटोकोर के साथ हो रहा था, अब की बार क्या हो गया है, पूरे क्रोमोसोम के साथ स्पिंडल फाइबर का अटैचमेंट हो गया मेटाफेज वन में, यानी कि इक्वेटर पर अलाइन हो जाते हैं। इक्वेटर अलाइनमेंट है ना, ये तो कॉमन है जो मेरी माइटोसिस वाली वीडियो थी। इक्वेटर अलाइनमेंट एंड अटैचमेंट ऑफ फाइबर्स, स्पिंडल फाइबर्स विद काइनेटोकोर्स। ठीक है, किसके साथ अटैचमेंट हो जा रहा है, काइनेटोकोर्स के साथ अटैचमेंट हो जा रहा है। ठीक है, अब मेटाफेज सॉरी, मेटाफेज वन को फॉलो करेगा आपका एनाफेज। तो फिर से वही बात, एनाफेज वन कि अब एनाफेज में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, यही हमारा मेन इवेंट है कि जहां पर क्रोमेटिड्स आपका मूव करना शुरू हो गए थे अपोजिट पोल्स की तरफ, अब की बार क्रोमोसोम मूव करना शुरू कर देगा। जो पेयर था होमोलोगस, उसमें से एक क्रोमोसोम स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स द पोल। ठीक है, पोल की तरफ मूव करना
शुरू कर देगा ये, ठीक है, पोल की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। डायग्राम में देख सकते हैं आप, जो एनाफेज 1 है उसका डायग्राम देख सकते हैं हम, ठीक है, ये रहा देखो, देखो लिखा भी है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स मूव टू द ऑपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। देखो एक क्रोमोसोम ये जा रहा है, एक क्रोमोसोम ये जा रहा है, कि कहने का मतलब ये है कि पूरा क्रोमोसोम का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, किसका मूवमेंट हो रहा है, पूरा क्रोमोसोम का मूवमेंट हो रहा है इंस्टीड ऑफ क्रोमैटिड। और यहीं पर हमारा क्रोमोसोम का नंबर आधा हो गया। देखो यहां पर अगर मैं कहूं इस सेल में कितना था, 6 था, तो देखो 3-3 मूव कर रहे हैं, कितने मूव कर रहे हैं, 3-3 मूव कर रहे हैं, तो यहां पर क्या हो गया, रिड्यूस हो गया 3 में, और इससे एक से कितने सेल बन जाएंगे, 2 सेल बन जाएंगे, ठीक है। तो एनाफेज को फाइनली फॉलो कौन करेगा, लास्ट फेज हमारा टीलोफेज 1, टीलोफेज 1। और टीलोफेज 1 में आप क्या देख पा रहे हैं, टीलोफेज 1 में आप क्या देख पा रहे हैं कि देखो टीलोफेज 1 में आप क्या देख पा रहे हैं कि 2 सेल यहां पर बनने वाले हैं, जिसमें इस सेल की अगर हम बात करें तो 2 क्रोमोसोम थे, एक एक क्रोमोसोम आ गया है, और ये रिवर्स है हमारा प्रोफेज 1 का, क्या न्यूक्लियोलस रीअपियर हो जाएगा, कॉन्स्ट्रिक्शन शुरू हो जाएगा, डीपनिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद साइटोकाइनेसिस होने वाला है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का भी रिफॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स भी आपको दिख रहे हैं, स्पिंडल फाइबर्स भी डिसअपियर होना शुरू हो जाते हैं, और एक से 2 सेल बन जाते हैं। एक से कितने सेल बन जाते हैं, 2 बन जाते हैं, दैट इज रिवर्स ऑफ प्रोफेज, है ना, किसका रिवर्स है, प्रोफेज का रिवर्स है, जो प्रोफेज में हुआ था उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही जानेंगे, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, प्रोफेज 1, थोड़ी लेंथी हो गई है। अब दूसरी वीडियो में हम शॉर्ट सी वीडियो आएगी एक छोटी सी, उसमें मियोसिस सेकंड को पढ़ लेंगे, इसलिए तब तक आप इस वीडियो को देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू।